आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम क्लास 9 का हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे और ये पेपर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लड़के हो या लड़कियां, चाहे आज पेपर दो या कल, क्योंकि इस टाइप का ही आपका पूरा पेपर आएगा और इससे आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मुझे किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपने तैयारी करी भी है, तो अगर कुछ गलतियां कर रहे होगे आप, जो आपसे हो सकती थी, वो पक्का आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये पहला पेज है। इस पेज में आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अलग अलग खंड है। नंबर ऑफ खंड की बात करें तो आ, बा और सा है और 3 खंड में विभाजित होकर आए। पहला खंड जो है आप सभी का, वो रीडिंग का सेक्शन है, जैसे इंग्लिश में होता है, आपको अध्ययन करना है ध्यानपूर्वक इसका, जैसे पैसेज आता है और इससे जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न में पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार जो है तेहरे संकट का कारण किसे माना गया है, तो यहाँ पर अपशिष्ट जो है इसको तेहरे संकट का कारण माना गया है। तो अपशिष्ट में हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, जीरो वेस्ट सिटी से क्या अभिप्राय है। तो जीरो वेस्ट सिटी, शहरों में जो हम रहते हैं, जो कूड़ा करकट होता है, प्लास्टिक होता है, जिसे हम फेंक देते हैं, तो वो वेस्ट की कैटेगरी में आता है। और वो वेस्ट ऐसा है जिसे दोबारा जल्दी हम यूज नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल से रिन्यू कर पाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो अपशिष्ट है उसको, जो अपशिष्ट है उसका शून्य करना, उसके उत्पादन को शून्य करना, हम प्लास्टिक को मिनिमाइज करेंगे। इसका मतलब ये है, यहाँ पर यहाँ बताया गया है कि हम क्या करेंगे कि भाई जो अपशिष्ट उत्पादन है उसको शून्य करेंगे। इसका उत्तर अगर आप देखोगे, देखो अपशिष्ट उत्पादन को शून्य ना करने, उत्पादन के खर्चे को निपटान करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये सी उत्तर होगा, ए नहीं होगा इसका। देखो ना, इसमें क्योंकि इसने ना शब्द इस्तेमाल कर दिया, इसीलिए सी ये नहीं होगा, ये होगा आपका सी। अगला कहता है कि ये कथन और निष्कर्ष है, इसको ध्यान से पढ़ना है। जो ए में लिखा है उसी के बारे में आर में सही बताया गया है कि नहीं। ए में क्या लिखा है, शहरों में कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली में तो हम देखते हैं कूड़े का पहाड़ बाईपास में। दूसरा, अपशिष्ट के जो है निस्तारण में या निपटारण में उचित प्रबंधन नहीं। अच्छा, ये कूड़े का पहाड़ क्यों बन रहा है, क्योंकि जो अपशिष्ट है, जो कूड़ा कचरा है, ये क्या है, इसकी निपटाने की कोई व्यवस्था ही नहीं, इसीलिए पहाड़ कूड़ा एक जगह इकट्ठा होते 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 उसकी ऊंचाई बनती जा रही है और वो पहाड़ बनता जा रहा है। ये आप कह सकते हो। ठीक है, जलाने से भी तो वायु प्रदूषण होगा, दिक्कत तो ये है। इसीलिए उसको क्या कर रहे हैं, उसको फिर पहले कूड़े का ढेर बना देते हैं, जैसे बाईपास में भी किया गया है, उस पर फिर मिट्टी लाके डाल देते हैं और फिर उस पर घास उगा देते हैं। इससे क्या होता है, कूड़ा नीचे दब जाता है, जैसे कि पूरे बाईपास में यही किया गया। आगे कहता है यहाँ पर कचरे आना चाहिए। कचरे अपशिष्ट के निस्तारण का उचित तरीका क्या है, दोबारा उपयोग करना, पानी में डालना। भाई पानी में डालेंगे तो पानी भी दूषित हो जाएगा, जलाएंगे तो वायु दूषित हो जाएगी। जमीन में गाड़ना और इसका दोबारा उपयोग करना। तो कचड़े का आज के जमाने में देखो, हम कह सकते हैं उसको जमीन में गाड़ सकते हैं, लेकिन जमीन में गाड़ना भी एक नुकसान है। बोलोगे क्या नुकसान है, जमीन के अंदर जब हम डालते हैं तो उसमें से खेती बाड़ी हम जल्दी करेंगे तो नहीं होगा। घास नॉर्मल होता है, घास उगा सकते हैं हम, पर खेती बाड़ी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। और कल को खेती बाड़ी ज्यादा अच्छी होगी, आपको पता है पौधे क्या होते हैं, मिनरल्स या जो भी पोषण प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और दूसरा जड़ों से पानी वगैरह सोखते हैं, मिनरल वगैरह जड़ों से सोखते हैं। अब जमीन के अंदर अगर कचरा होगा तो कचरा ही सोखेगी, और हमारे लिए वो पौधे कैसे होंगे, हानिकारक। हम कह सकते हैं कि हम इन कचड़ों को दोबारा यूज करें, रिन्यू कर लें, तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। आगे कहता है अपशिष्ट के कारण किसको नुकसान पहुंचता है। सीधी सी सिंपल सी बात है, सड़कों को तो नहीं, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, सड़कें तो आज यहाँ है, यहाँ पर आप हटा के कहीं और सड़कें बना दो, थोड़ा सा मोड़ दो उसको, सड़कें तो वहां भी बन सकती है, परंतु ऐसा थोड़ी है कि पर्यावरण जो एक बार नुकसान हो गया, मानव जो मर गया वो थोड़ी जिंदा दोबारा हो जाएगा। ये प्रश्न आपके पहले पूछे गए थे, इसी में इसका उत्तर था। ध्यान से पैसेज पढ़ना है। अगला देखो, अगला भी आपका काव्य में से है। काव्य का मतलब होता है कविता, ये आपको दी गई है और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे गए। जैसे पहला प्रश्न है, कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है। तो कवि के मन में देखो, कहता है आज वर्षों बाद उठी इच्छा, हमें कुछ कर दिखाए। हम कुछ क्या है कि कुछ करने की है, सुबह उठने की तो नहीं है, व्यायाम करने की भी नहीं है, घूमने की भी नहीं है, महत्वपूर्ण कार्य करने की है। ठीक है, दूसरा, वसंत के आगमन कहां पर हुए। तो देखो क्या है, वसंत आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल गई है। तो कहता है आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर वसंत ऋतु आई। किस पे, ये सूखे पत्तों पर। कहता है बागों पर, कलियों पर, शहरों पर, सूखे पत्तों पर। तुम क्या कहेंगे, सूखे पत्तों पर। अगला, गहनता की फसल से कवि का क्या मतलब है। गहनता का मतलब होता है गहराई, फसल का मतलब है ऐसी सोच जो गहराई से हम सोचे। ठीक है, तो विचारों की परिपक्वता से, है ना, लहराती फसलों से, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अपना अस्तित्व से बिल्कुल भी नहीं है, गहरा पानी से भी बिल्कुल नहीं है। तो विचारों की परिपक्वता, यानी विचार हमारे कैसे हो, अच्छे हो, परिपक्व हो। अगला फिर से कथन और निष्कर्ष आ गया, तो हमें ए को पढ़ना है अच्छे से और देखना है आर उसके बारे में सही से बताता है कि नहीं।
कहता है वर्षों बाद कवि के मन में कुछ करने की इच्छा जगी है, बिल्कुल सही बात है। कहा है इसके माध्यम से कवि अपने अस्तित्व का एहसास करना चाहता है, तो हम कहेंगे कि भाई बिल्कुल अपने अस्तित्व का एहसास करना वो क्या करना चाहता है, तो हम कहेंगे ए और आर दोनों ठीक है। सी उत्तर हो जाएगा इसका। कहता है अगला प्रश्न है कितने दिनों बाद कवि के मन में कुछ करने का विचार आया, तो हम देखें तो इसमें कुछ दिन तो निश्चित नहीं कहे गए, इसमें क्या लिखा है आज वर्षों बाद, यानी हम कह सकते हैं वर्षों बाद, कुछ वर्षों बाद, हाँ कुछ साल बाद। हम क्या कहेंगे इसके अंदर, कुछ साल बाद, 2 साल बाद तो है नहीं, 5 साल बाद भी नहीं है, वर्षों बाद या फिर कुछ वर्षों बाद, है ना। क्या बोलेंगे वर्ष, क्या ऑप्शन होगा, देखो या तो बी होगा वर्षों बाद या कुछ वर्षों बाद। आज वर्षों बाद तो हम कह देंगे वर्षों बाद, क्या होगा बी होगा कि डी होगा, बताओ जल्दी। वर्षों बाद या कुछ वर्षों बाद, वर्षों बाद भी कह सकते हो आप, कुछ वर्षों बाद भी कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो, दोनों मेरे हिसाब से ठीक है, कुछ वर्षों बाद भी ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपसे प्रत्यय और उपसर्ग, देखो ये आपके 4 नंबर है, बिल्कुल इजी है। उपसर्ग देखो ऊ पहले आता है, पा बाद में आता है, जब हम अल्फाबेट लिखते हैं हिंदी के तो ऊ पहले आता है, वैसे ही पहचान सकते हो, जो शब्दों के आगे लगता है और उसका अर्थ का बदल देता है वो उपसर्ग होते हैं, जो शब्दों के पीछे लगता है और उसके अर्थों को बदल देता है वो प्रत्यय कहलाता है, ये याद रखना है। देखो उन्नति, उन जमा नति, उन्नति, तो ये क्या हो जाएगा आपका उन शब्द हो जाएगा ए, उपसर्ग है पहले वाला बताना है। व्यापारिक, व्या जमा पारिक, व्या जमा पारिक, तो इसमें प्रत्यय बताना है, इक साउंड आएगा, पारिक, ठीक है व्यापारिक। अगला बेईमान शब्द का मूल और उपसर्ग अलग, बेई जमा मान, बेईमान, है ना। इसमें आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है। मूल शब्द का मतलब जो एक शब्द हो, और है ना, मान का मतलब होता है जो सबको मान ले, है ना। और बेईमान जो किसी की, ईमान जमा ईमानदार होता है ना पर्सन, उसी से ही ईमानदार शब्द बनाए, और जो ईमानदार नहीं होता हम उसको क्या कह देते हैं, बेईमान, है ना। तो बे जमा ईमान, बेईमान, ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा इसका, है ना। मालकिन, ठीक है, तो माल जमा किन, मालिक जमा कीन या मालिक जमा इन, तो डी उत्तर होगा, मालिक जमा इन, मालकीन, ठीक है। मालिक शब्द से ही तो बना है ये शब्द, आपको पहले देखो नहीं आते ना तो आप मूल शब्द मन में पहचानने की कोशिश करो, उसके बाद अपना आप कर लोगे। अब इसमें मैचिंग करनी है, आप डायरेक्टली देख सकते हो मर अमर, मर जो मर जाए, अमर जो कभी ना मरे, तो आ इसमें अलग शब्द हो रहा है, आ की वजह से इस शब्द का मीनिंग बदल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे आ में जुड़ेगा ये, पहले का दूसरा, दूसरा यहाँ पर एक तीसरा वर्ड देखेंगे हम, अनहोनी, होनी जमा अन, तो अनहोनी, ये तीसरा पहले में चल जाएगा, है ना। और फिर दूसरा जो होगा वो आपका किस में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा। ऐसे आप इसमें देख लोगे कि पहला दूसरे में था, पहला दूसरे में किस में, इसमें, एक ही ऑप्शन में पहला दूसरे में, आप बोलोगे बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए, उसमें समास पहचानने, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समास। देखो आपको बताया भी गया था कि जब संख्या जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, संख्या, तो वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, ध्यान रखना है आपको, द्विगु समास जब संख्या जुड़ जाए, जैसे पंचभुज, त्रिकोण, पंचमुख, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, दशानन, दश लग गया ना शब्द के अंदर, तो याद रखना है। आगे पीछे शब्द है इसके अंदर, तो आगे पीछे में जब हम देखते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला ई, है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। याद रखना है जब आगे पीछे ऊपर नीचे माता पिता, जब दोनों ही समान वैल्यू हो, यानी दोनों का मतलब जो है, दोनों शब्दों का क्या हो, समान हो। अगला कहता है जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेतित करता है, तो वो कौन सा समास कहलाएगा, पहला पद और जो है दूसरा पद किसी तीसरे की ओर क्या करता है, संकेत करता है। इस वाले क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका डी, बहुवीर्य समास, क्या याद रखना है, जब कहता है पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे को प्रधान बनाए, मतलब आगे प्रधान बनाए, दोनों मिलकर किसी, खुद ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद, ठीक है, याद रखना है आपका ये वाला डी, बहुव्रीहि समास। अगला कहता है नील गाय में समासिक विग्रह बताइए, जो दो शब्दों से क्या होता है बन के, नीली गाय जो है वो क्या बनाती है, नील गाय जिसे बोलते हैं, जो नीली गाय होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, नील गाय। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है।
यहाँ पर क्या करना है आपको, मैच करना है। पहला पहला आपका हो जाएगा, पहले का पहला है, ठीक है, दूसरे का राजकुमार तत्पुरुष समास है, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, डायरेक्टली पहला दूसरा तीसरा ये ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर कहता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य में भेद करना है, यानी इसको पहले पढ़ना है और उसको भेद करना है। जैसे कहता है जिसमें विधानवाच्य वाक्य हो, विधानवाच्य, ठीक है, वाच्य, विधानवाच्य मतलब जो चेंजेस नहीं हो सकता, जो सत्य है वो सत्य ही है, ठीक है। कहता है तुम मेरी कक्षा में बैठ जाओ, शायद आज बारिश होगी, कल मेरे दोस्त आएंगे, किताब मेज पर नहीं है, तो कल मेरे दोस्त आएंगे, ये विधानवाच्य, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आज बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये क्या है, ये निषेध कर रहा है, ना मना कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो निषेध होता है नेगेटिव, जब भी ना नहीं आ जाए, ना आ जाए, असत्य बात हो नेगेटिव सेंस में, तो वो निषेध होता है। प्रश्न में जब प्रश्न पूछा जाएगा, अरे तुम आ गए, जैसे क्या है, अब तुम किसी से पूछ रहे हैं, पूछ ही रहे हैं ना, अरे तुम आ गए, तो ये प्रश्नवाचक। मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हुआ, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, संकेतवाचक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं, संदेहवाचक, संदेह है हमको, संदेह है हमको, संदेह है हमको कि पहुंच चुका होगा, भाई संदेह है हमको, पहुंच भी गया होगा नहीं भी। कहता है यह पत्र आज ही भेज देना, ये पत्र आज ही भेज देना, हम किसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, आज्ञावाचक है। अब अलंकार पहचानना है, अलंकार मैंने आपको पहचानने के लिए बताए थे, देखो पहला वर्ड कर, फिर का, और फिर यहाँ पर देखो कर में का आता है और का में भी का आता है, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार भी। इसमें भी देखो पहले वाला अक्षर में, इसमें भी क्या है, कालंदी कूल, कालंदी कूल, फिर क, इसमें भी क, इसमें भी का, इसमें भी का, तो इसमें भी हम कहेंगे सी, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है भाई। ये सारे के सारे क्या है आपके अनुप्रास अलंकार। अब अगला क्या क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें निम्नलिखित वाक्य किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है। सबसे पहली बात तो उपमा अलंकार कहते हैं किसको, हमको ये पता होना चाहिए। कहता है उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जब उपमे की तुलना उपमान से की जाती है, यानी इसमें कंपैरिजन दिखेगा। क्या दिखेगा, अब पढ़ के देखो, कहता है पीपर पात, है ना, सरिस मन डाले, आगे कहता है तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है ना। अब यहाँ पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तीन बेर का मतलब एक जगह क्या है, तीन बेर, और तीन बेर का मतलब तीन बार, समझ गए, तो ये तो है नहीं। काली घटा का घमंड घटा, इसमें भी नहीं है। और आपका है मोदित मह पाए मंदिर आए, तो हम क्या कहेंगे, ये लास्ट वाला उत्तर इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। कई बार मिसप्रिंट हो जाता है बेटा। कहता है निम्नलिखित पंक्ति में रूपक अलंकार नहीं है, इसमें पहला ही है, यही ठीक होगा, आए महंत बसंत, ये पहला उत्तर ही इसका ठीक है। कहता है फैली खेत में दूर दूर तलक महकाल सी कोमल हरियाली, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यूपक यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक, तो ये तो है नहीं, ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब ये बुक के आपसे पूछे गए कुछ लाइनें और इसका आपको उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन में कहता है लेखक ने साहित्यक पुरखे शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, लेखक ने साहित्य पुरखे, हमारा जूता फट गया, यानी प्रेमचंद का जूता फटा ना, तो प्रेमचंद के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरा, जूते फटने से क्या बाहर आ गई, उनकी उंगली, ठीक है, ये आ गई उंगली। अगला कहता है अंगूठा नहीं आएगा, इसको मैं टिक कर देना। कहता है लेखक के अनुसार साहित्य ने कब कहते हैं मुस्कुराने की कोशिश की होगी, ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। जब किसी के चुटकुले सुनाए होंगे, साहित्य ने जब फिल्म में देखा होगा, फोटोग्राफ ने जब प्लेस किया उसे आई होगी, तो ये बी उत्तर है, ठीक है, साहित्यकार जब फिल्म में देखा होगा। अगले कहता है लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती थी, विचित्र व्यंग भरी प्रेम और वलसय अहंकार वाली कोटिल, ये प्रेम या ये बी वाला हो जाएगा आपका। प्रेमचंद के फोटो के माध्यम से किन लोगों को व्यंग करते हैं, अमीरों को, कमजोर को, जो अपनी कमजोरी छिपाते हैं, या फिर गरीबी पे जो अपनी कमजोरी छिपाते हैं। जैसे कि प्रेमचंद के फटे जूते थे, लेकिन वो अपनी चीज को नहीं छुपाते थे, हाइड नहीं करते थे, तो उसके उन लोगों पे व्यंग किया गया है। अच्छा, दो बैले को किताब में क्या सिखाती है कि भाई दूसरों पे अत्याचार सहते रहो, आजादी के लिए स्वयं लड़ना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, हमें आजादी के लिए क्या है, खुद ही लड़ना पड़ता है। मेरे बचपन के दिन पाठ कविता जो है उसको सुनने के बाद में किसका कटोरा मिला था, ठीक है, सोने का, स्टील का, कांसे का, चांदी का, किसका कटोरा मिला था, स्टील का। अब ये फिर पंक्तियां आई है कुछ इसके उत्तर देने, जैसे कहता है अपने, देखो अब यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं,
कहता है कि अब देखो अंधा भी पहचान लेगा, कहता है अपने आप को रोमांचित जो है कौन महसूस कर रहा है, रोमांचित जो है यहाँ पर गेहूं की बाली, जो है यहाँ पर गेहूं की बाली, तो गेहूं के बारे में बात हो रही है। अगला, कवि ने अरहार अरहर और जो है सनई के फूल की तुलना किससे की गई है, ठीक है, तो अरहर और इसकी जो फूलों की जो तुलना है, हाँ भाई कहाँ गई, अरहर सोने से की है, किससे की है, सोने से तुलना की है ना, तो सोने के हार से दो चीजें की गई है, सोने की किरणें से की गई है, ये सी उत्तर हो जाएगा। अगला है सरसों के फूल की किससे महक आ रही है ना, यहाँ पर कहता है सरसों पीली पीली नाली पर झाँक रही है और नीलम की कली किसकी तरह हो रही है, ये नीलम की कली की तरह। हरियाली युक्त जो है वो कौन है, सरसों, तीसी, अरहर, तो यहाँ पर हरियाली युक्त जो है सरसों है, यहाँ पर इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका, सरसों, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा करना चाहती है, पेड़ों पर, यमुना नदी के तट पर, ठीक है भाई, या फिर नदी के किनारे गोवर्धन पर, पेड़ों पर। अगला, मेघ आए कौन सी जो है नाचती गाती हुई हल चल रही है, हवा की, यहाँ पर हवा की ही बात हो रही है, ठीक है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन आपके कुछ आए हुए हैं 2-2 नंबर के, और ये शॉर्ट, ये आप लोगों ने याद कर लिए होंगे आई होप, और आपने कर लिया होगा। अभी अनुच्छेद लेखन आएगा, या फिर तो ये टॉपिक दे दिए आपको, जैसे मोबाइल फोन की क्रांति, इसके बारे में इन शब्दों को इस्तेमाल करके यूज करना है। एक विषय पर पत्र लिखना है, पत्र लिख दोगे ना, पत्र लिख देना। हाँ, संवाद लिखना है, संवाद भी है ना, सूचना भी आ रही है आप सभी के, ईमेल भी आ रही है, तो ये सब तो आपको कराया हुआ है, अब सारी की सारी चीजें कर लेना, ठीक है भाई।